Hello, my dear students. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी. सो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं अपने MPSC 008 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को. आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसके अंदर आपको ये बताना है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इंटर स्टेट जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जो स्टेट्स हैं उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है. द की पॉइंट्स ऑन द रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है इंटर स्टेट काउंसिल बनाना. ठीक है, अगर कभी दो स्टेट के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो जो प्रेसिडेंट है वो एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकता है और वहाँ पे डिस्कस कर सकता है और रिकमेंड कर सकता है पॉलिसीज़ को, ताकि जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है उसे सॉल्व किया जा सके. भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करे जिसमें नीतियों की सिफारिश करे, विवादों पर चर्चा करे. स्टूडेंट्स, उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है वह है आपका आर्टिकल 263. स्टूडेंट्स, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 है वह क्या कहता है? वह कहता है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद बनाने का अधिकार देता है. तो अगर राष्ट्रपति इंटर स्टेट काउंसिल बनाता है तो उसको ये अधिकार किसने दिया? उसको ये अधिकार दिया हमारे संविधान के आर्टिकल 263 ने. एब्जुडिकेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 131 की हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमसे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पूछा गया है तो हम यहाँ पे आर्टिकल्स को ज़रूर बताएंगे अपने आंसर में कि कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं वो ये सब करने की पावर देते हैं. आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द सुप्रीम कोर्ट द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स. यानी कि जो अनुच्छेद 131 है वह राज्यों को सुलझाने का उसके पास मूल अधिकार क्षेत्र में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है राज्यों के विवादों को सुलझाना, और यह अनुच्छेद 21 के अंदर दिया गया है. जो संविधान है वह वित्तीय विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों के बीच संसाधनों के आवंटन के लिए वित्त आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है, यानी कि फाइनेंशियल कमीशंस बनाए जा सकते हैं. वित्त आयोग जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन टू एड्रेस फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स एंड एलोकेट रिसोर्सेज बिटवीन स्टेट्स. उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट में गवर्नर के रोल की. गवर्नर के रोल की बात हमने और भी कई सारे वीडियोस में की है. जो गवर्नर है कैन प्ले अ रोल इन रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स. वो भी एक रोल प्ले करता है इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को सुलझाने में, बिकॉज वो एक्ट करता है एज अ मीडिएटर एंड यूजिंग हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स. और वो क्या करते हैं, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज़ करते हैं. तो जो राज्यपाल होते हैं वो मध्यस्थ के रूप में कार्य करके और अपने विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करके अंतर्राज्यीय विवादों का समाधान में भूमिका निभा सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, टॉपिक नंबर 2 में आपको बताना है इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन द वर्किंग क्लास इन इंडिया. भारत के अंदर जो वर्किंग क्लास है उस पर प्राइवेटाइजेशन का क्या फ़र्क पड़ा. हम उसकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट्स की बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, जैसे कि इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. जो निजी कंपनियां हैं वह क्या करती हैं, अक्सर बेहतर प्रबंधन प्रथाएं लाती हैं. ठीक है, प्राइवेट कंपनीज ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लीडिंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. वहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो इतना एफिशिएंट होता है जिसके कारण से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है. ठीक है, दक्षता होती है, प्रबंधन प्रथाएं जो होती हैं वो दक्ष होती हैं जिस कारण से उत्पादकता बढ़ती है. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन कैन लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन वेरियस सेक्टर. वो भी अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की स्किल डेवलपमेंट करता है. जो कर्मचारी हैं उनके कौशल के विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा वह लोगों के अंदर क्या करता है, उनके कौशल में सुधार करता है. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी स्किल्स भी सेट करता है. देन हम बात करेंगे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की. जैसे कि पहला इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है जॉब लॉस. जो प्राइवेटाइजेशन है, अब पता है क्या होता है कि जब कंपनी को ज़रूरत नहीं होती तो वो कभी भी निकाल देती है.
तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का जॉब लॉस हो जाता है। प्राइवेटाइजेशन कैन लीड टू जॉब कट्स एज प्राइवेट कंपनीज सीक टू रिड्यूस कॉस्ट। जब भी कंपनी को लगेगा कि उसको कॉस्ट रिड्यूस करनी है, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, तो वो क्या करेगा, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारियों की छँटनी कर सकते हैं। और जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं उनमें जॉब की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो वर्किंग क्लास है मे फेस जॉब इनसिक्योरिटी एंड टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट लीडिंग टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। अगर किसी को भी जॉब इनसिक्योरिटी रहेगी, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट उसको मिलेगा, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी उसके आ जाएगी। तो श्रमिक वर्ग नौकरी की असुरक्षा और अस्थायी रोजगार का सामना कर सकता है, जिससे वित्तीय अस्थिरता हो सकती है। रिड्यूस बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज़ में एक्सपीरियंस अ रिडक्शन इन बेनिफिट्स। अब देखो, जो पहले गवर्नमेंट जॉब्स हुआ करती थी उसमें जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिला करते थे, लेकिन जब सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो इससे क्या होगा कि बेनिफिट्स में रिडक्शन हो जाएगा। जैसे कि जॉब की सिक्योरिटी चली जाएगी, पेंशन चली जाएंगी और दूसरी पर्क्स जो आपको पब्लिक सेक्टर जॉब्स में मिलती थी वो भी समाप्त हो जाएंगी। तो कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, पेंशन और अन्य लाभों में कमी का सामना करना पड़ सकता है जो सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध थे। उसके बाद रहती हैं वेज डिस्पैरिटीज़। जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें क्या होते हैं, वेज डिस्पैरिटीज़ होती हैं, अनइक्वल पे फॉर सिमिलर वर्क अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। जो निजीकरण है वह क्या करता है, असमानताओं और विभिन्न क्षेत्रों में समान कार्य के लिए असमान वेतन का कारण बन सकता है। उसके बाद जो लेबर के राइट्स हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो हनन करती हैं, फॉलो नहीं करती। तो निजी क्षेत्र में श्रम अधिकारों और विनियमों के प्रवर्तन में कमी हो सकती है। सो देयर में बी अ डिक्लाइन इन द एनफोर्समेंट ऑफ लेबर राइट्स एंड रेगुलेशंस इन द प्राइवेट सेक्टर। सो नाउ स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक नंबर 3, ठीक है। सो टॉपिक नंबर 3 में आपको डिस्कस करना है द चेंजिंग नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली। जो फेडरलिज्म का नेचर है इंडिया में वो इवॉल्व होता आया है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर अब तक। फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ पावर्स, कि जो पावर्स हैं, शक्तियाँ जो हैं, शक्तियों का बंटवारा बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। कौन कौन सी गवर्नमेंट्स, आपकी जो सेंट्रल, केंद्र और राज्यीय जो सरकारें होती हैं उनके बीच में शक्ति का जो बंटवारा है उसे ही फेडरलिज्म यानी कि संघवाद कहा जाता है। हैज़ अंडरगोन चेंजेस ड्यू टू वेरियस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। फेडरलिज्म चेंजेस उसमें होते रहते हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। तो अभी हम उन्हीं फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम फेडरलिज्म के अर्ली फेज़ की बात करेंगे, शुरुआती जो उसका फेज़ था, शुरुआत में फेडरलिज्म कैसा था। तो इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में बताएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इस्टेब्लिश किया था एक स्ट्रॉन्ग सेंटर विद पावर्स कंपेयर टू द स्टेट्स। सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स थी, स्टेट्स के पास थोड़ी सी पावर्स उससे कम थी। दिस वॉज इन्फ्लुएंस बाय द नीड फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि जब शुरुआत में हमारे देश का बंटवारा पाकिस्तान के साथ हो गया था, उसके बाद जो दूसरा मुद्दा था वह ये था कि जो स्टेट्स थे ना, उन स्टेट्स को भारत के अंदर जोड़ना, क्योंकि उन स्टेट्स के जो आपके वो थे, राजा थे, कोई नवाब जो थे स्टेट्स के, वो भारत के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्हें जोड़ना भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर जब जैसे तैसे उन्हें मनाया गया, तो जब वो मान गए भारत में जुड़ने के लिए, तो अगर अब दोबारा से उनको ज़्यादा पावर स्टेट्स को दे दी जाएंगी तो कहीं वो भारत की यूनिटी के लिए और इंटीग्रिटी के लिए खतरा ना बन बैठे, इस वजह से यूनियन को स्ट्रॉन्ग रखा गया था। तो भारतीय संविधान ने केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की। यह स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता की आवश्यकता से प्रभावित था। उसके बाद हम बात करेंगे एमरजेंसी प्रोविजंस की। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ एमरजेंसी प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, जिन प्रोविजंस के तहत जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट्स के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है। तो संविधान में आपातकालीन प्रावधान थे जो संकट के दौरान केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक नियंत्रण करने की अनुमति देते थे। मान लो कि कोई स्टेट ऐसा है जो एकदम से ना इंडिया से अलग होना चाहता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उसके नेता वेता को हटाकर सेंटर उसको अपने अंडर ले लेगा। तो इससे क्या होगा, देश में जो एकता और इंटीग्रिटी है वो बनी रहेगी। उसके बाद आता है 1960s से 1980s का एरा। इसे कहा जाता है सेंट्रल डोमिनेंस, क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी, उसका डोमिनेंस था दोनों ही जगह पे, क्योंकि स्टेट में भी कांग्रेस, सेंटर में भी कांग्रेस।
तो किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। जो फेडरल स्ट्रक्चर था, जो संघीय संरचना थी, वो अपेक्षाकृत कैसी थी उस टाइम पे, केंद्रीकृत थी। फिर 1990 में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, कोएलिशन पॉलिटिक्स चलने लग गई। कोएलिशन पॉलिटिक्स क्या होता है, गठबंधनीय वाली जो सरकारें होती हैं। ऑल्सो 1990 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, आपको मैंने एलपीजी पॉलिसीज़ के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है। तो जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया तो पॉलिटिक्स इनिशिएटेड इन 1991 लीड टू ग्रेटर इकोनॉमिक ऑटोनमी फॉर स्टेट्स। तो उसके कारण जो स्टेट्स हैं उनको थोड़ी सी जो आज़ादी है वो ज़्यादा मिल गई, वो स्वायत्त हो गए, एनकरेजिंग डिसेंट्रलाइजेशन, इसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। सो 1990 में जब शुरू हुआ आर्थिक उदारीकरण, तो उसकी नीतियों के कारण जो राज्य हैं उन्हें अधिक स्वायत्तता दी गई, जिससे विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो न्यू स्टेट्स बने, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, जो 2000 के आसपास वहाँ पे बने हैं, तो उन्होंने भी रीजनल एस्पिरेशंस को बढ़ावा दिया। तो 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड जैसे नए राज्यों के निर्माण ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को और भी अधिक स्पष्ट किया। उसके बाद 2000 से लेकर अब तक की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चलता आया है। इसमें हम जीएसटी की बात करेंगे कि 2017 में जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा था, वो एक तरह का स्टेप था टुवर्ड्स द फिस्कल फेडरलिज्म विद बोथ द सेंटर एंड द स्टेट शेयरिंग टैक्स रिवेन्यूज। जिसमें क्या बात की कि जो केंद्र और राज्य है दोनों ही कर राजस्व को साझा करेंगे। यह वित्तीय संघवाद की दिशा में क्या था, एक महत्वपूर्ण कदम था। उसके बाद इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो आपका राष्ट्रपति है वह इंटरस्टेट काउंसिल बना सकता है, और जो नीति आयोग है ये दोनों के दोनों ही केंद्र और राज्य के जो बीच में डायलॉग वगैरह जो भी उनके बीच में संवाद होता है, सहयोग होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए काम करते रहते हैं। देन हम बात करेंगे इंटरस्टेट रिलेशंस की। कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, जो कि इनमें चैलेंजेस अभी भी हैं। ठीक है, जैसे अभी हरियाणा और दिल्ली का रिवर वाटर डिस्प्यूट चलता रहता है यमुना रिवर को लेके। उसके बाद आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि द नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड। इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म का जो नेचर है वो इवॉल्व हो चुका है, सेंट्रलाइज से अब बैलेंस एंड कोऑपरेटिव हो गया है। द डायनेमिक्स कंटिन्यू टू चेंज, और ये जो डायनेमिक्स हैं ये बदलते रहते हैं। एंश्योरिंग अ हारमोनियस बैलेंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या हो सके, एक हारमोनियस बैलेंस बन सके। क्रूशल फॉर द कंट्रीज यूनिटी एंड डेवलपमेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है कंट्री की यूनिटी और डेवलपमेंट के लिए। भारत में संघवाद की जो प्रकृति है वह अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली से अधिक संतुलित और सहयोगात्मक प्रणाली में विकसित हुई है। हालांकि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित गतिशीलताएं बदलती रहती हैं। देश की एकता और विकास के लिए केंद्र और राज्यों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, सामंजस्य बनाना इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पे लाइक एंड कमेंट अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।